हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक चैप्टर के बारे में या एक टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने क्या करा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी जो टॉपिक है या चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर मतलब मैं चैप्टर ही बोलूंगा इसको, एक तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जनरल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज और जनरल वैल्यूज क्या होती हैं और कहाँ पे यूज होती हैं, ये आज के जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज और जनरल वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जैसे कोई भी अगर मान लेते हैं बच्चा ये चाहता है कि मतलब ये जो चीजें करवाई जा रही है इनका यूज क्या है, ये क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, जनरल वैल्यूज क्या होती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले उनको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, देखिए हमारे पास में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो हमारे को सिस्टम मिला था सर्कुलर सिस्टम में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते थे हमारे पास में। इसको पहला चतुर्थांश या पहला क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको दूसरा बोलते थे, इसको तीसरा बोलते थे और इसको चौथा बोलते थे। तो ऐसे करके टोटल एक सर्कल कंप्लीट करते हैं और इसको बोलते हैं हम सर्कल के 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब इन 4 क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, सर्कल का एक पूरा कंप्लीट चक्कर पूरा होता है ना, कंप्लीट चक्कर पूरा होता है। यानी 0 डिग्री से लेके ऐसे चलते हो आप, फिर चलते हो आप और चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाते हो। जैसे आप यहाँ पे पहुंचते हो तो एक आप कंप्लीट सर्कल पूरा करते हो और इस कंप्लीट सर्कल को हम 360 डिग्री बोलते हैं, है ना। अगर आपको पता हो तो कंप्लीट एंगल बोला जाता है इसको, यानी सर्कुलर एंगल बोला जाता है। तो कभी भी अगर हम मान लेते हैं एक सर्कल पूरा करते हैं तो उसको उसके अंदर जितने भी एंगल निकलते हैं वो 0 से 360 के बीच में निकल सकते हैं। अब होता क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज या जनरल वैल्यू एक्चुअल में होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की वैल्यूज। तो अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 डिग्री से लेके एक कंप्लीट सर्कल के बीच में, यानी 0 से 360, यानी थीटा अगर बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं ये सारी वैल्यूज होती हैं भाई प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं, मुख्य मान ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसी वैल्यूज मैं बोल सकता हूँ, ऐसी वैल्यूज का सेट होता है जो 0 से 360 डिग्री के बीच में होती है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो आपको गिवन होगा उसमें अगर आप एंगल की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में निकाल पाओ तो वो जो वैल्यू होंगी वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। लेकिन हमने जो है वो बचपन से एक चीज पढ़ी है कि भैया जरूरी नहीं है कि एंगल जो है वो 360 पे जाके खत्म हो जाए। एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं और उसी के हिसाब से फंक्शन जो होता है वो अपनी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन थीटा के कर्व की बात करूं तो साइन थीटा का कर्व समझाने में सबसे आसान होता है, इसलिए मैं हर बार इसका एग्जाम्पल लेता हूं। तो अगर इसको ध्यान से देख पाओ तो ये कर्व कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूं, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री लिख रखा है, मैंने यहाँ पे 180 डिग्री लिख रखा है, यहाँ पे 270 डिग्री लिख रखा है, यहाँ पे 360 डिग्री लिख रखा है ना। और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। 5 पाई/2, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 पाई/2, ठीक है, 7 पाई/2, यहाँ पे 4 पाई, उसके बाद 9 पाई/2, ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा कि भाई साइन थीटा जो है, साइन थीटा सपोज करो ये 1/2 है, साइन थीटा क्या है, 1/2 है, साइन थीटा कितना, 1/2। तो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे होता है, सही है। तो 30 डिग्री पे ही 1/2 होता है या उसके अलावा भी होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 का मतलब तो यही होता है कि 30 डिग्री पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो तो जरूरी नहीं है कि वो 30 डिग्री पर ही 1/2 आए। मान लेते हैं ये है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन थीटा 1/2 होगा, है ना। तो क्या कहीं और 1/2 नहीं हो सकता, तो आप बोलेंगे नहीं सर बहुत जगह हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, यानी यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है, यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है, यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है, यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये साइन थीटा, आप ये लाइन खींचते रहो 1/2 वाली,
है ना। 1/2 बहुत जगह पे हो सकता है। अब ये बहुत जगह पे हो सकता है, तो क्या ये 0 से 90 के बीच में ही वैल्यू देता है या उसके आगे भी दे सकता है? तो आप याद रखिएगा 0 से 90 के आगे भी ये वैल्यू दे सकता है। तो अगर आपको ये पता लगाना हो अब कि साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काउंट हो सकता है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे वो काउंट हो सकता है और वहां पे 1/2 वैल्यू निकाल सकता है। तो अब क्या होता है, हमारे को अगर इतनी बड़ी वैल्यूज आ जाए हमारे पास में और हमारे को चेक करना हो कि 1/2 कहाँ आ सकता है, तो अब ये कोई मतलब 0 से π/2 के बीच में लिमिटेड वैल्यू नहीं होती है ना, 0 से 2π के बीच में लिमिटेड वैल्यू नहीं होती, ये अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं हमारे पास में। ठीक है, अनलिमिटेड वैल्यू हो सकती है, तो इसको निकालने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, यानी कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो जनरल वैल्यू क्या होती है, वो एक तरह का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको बताऊं, दो तरह के मान होते हैं हमारे पास में, एक तो मुख्य मान, दूसरे होते हैं जनरल वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम व्यापक मान, जनरल वैल्यूज। ठीक है, जनरल वैल्यूज, जनरल वैल्यूज को हम हिंदी में बोलते हैं व्यापक मान, व्यापक मान। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मेरी बहुत बढ़िया दोनों की दोनों, उसकी आप चिंता ना करिएगा, आप जो बोलेंगे मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, व्यापक मान। तो मुख्य मान और व्यापक मान यानी प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू में मेजर डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल की वैल्यू है 0 से 2π के बीच में, यानी इस इंटरवल के बीच में है। लेकिन जनरल वैल्यू की अगर हम बात करें, जनरल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक एंगल निकालने के लिए एक तरह का फॉर्मूला है, जिससे जो सारी की सारी वैल्यू को डिफाइन कर देता है, या सारी की सारी वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कि ट्रेस कर पाता है कि वो कौन सी वैल्यू कहां पे लाई करती है। ठीक है, तो जनरल वैल्यू क्या है? एक तरह का फॉर्मूला है जो कि ये बता देगा कि अगर कोई भी मान लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, तो वो कहां पे अपने कर्व के अंदर ले सकता है, चाहे वो कितने भी बड़ा एंगल हो जाए, उन सारे एंगल में वो कहां पे ले सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अगर जनरल वैल्यू एक तरह का फॉर्मूला है, तो प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हाँ, पहला डिफरेंस तो ये है कि ये 0 से प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2π के बीच में निकलती है, और प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आप निकालते हो तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना, जितने भी होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा जो है वो 1/2 है, साइन थीटा 1/2 है, तो 1/2 ये प्लस का है या माइनस का? तो आप बोलेंगे सर जी प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो हो सकता है इसका आंसर यहाँ पे निकल जाए, हो सकता है इसका आंसर यहाँ पे निकल जाए। तो इसका मतलब इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये प्लस का यहाँ पर भी तो है, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसका आंसर पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर मैंने बोला कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस का 1/2 है, तो ये कहां पे आ सकता है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो प्लस का होता है ये, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर लाई कर सकता है, यानी इसके दो आंसर पॉसिबल हैं -1/2 पे। तो होता क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली दो प्रिंसिपल वैल्यू देता है, या तो दो पॉजिटिव देगा या तो वो दो नेगेटिव देगा। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा अगर मैंने -1/2 लिखा है, तो इसके आंसर यहाँ पे और यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो दो जगह पे पॉजिटिव होता है और दो ही जगह पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, दो क्वाड्रेंट में क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। जैसे बात करें हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मान लेते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या है? वो नेगेटिव है। कॉस थीटा की बात करें या सेक थीटा की बात करें, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? वो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर मान लेते हैं हमारे पास में वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो दो क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1/2 ही है, तो वो फर्स्ट या सेकंड में लाई कर सकता है। तो दो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू एग्जैक्टली अगर हम बात करें, टोटल तो 4 होती हैं, लेकिन नंबर में अगर हम बात करें सिर्फ दो ही निकलती हैं, या तो दो पॉजिटिव निकलती है या तो दो नेगेटिव निकलती हैं। क्लियर है? अब निकालते कैसे हैं? जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं आपसे बोल दिया गया कि सपोज करो हमने एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें पेन चेंज करके हमने बोला कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। और प्रिंसिपल वर्ड बहुत कम यूज होता है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा वो भी बताएंगे, वैल्यू ऑफ थीटा।
ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। वैसे ज्यादातर ना आप इसको ना ऑप्शन से भी देख पाओगे कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑप्शन में दे रखिए, जनरल वैल्यू ऑप्शन में दे रखिए, तो कोई वर्ड यूज ना हो तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं देते हम यहाँ पे। तो इसका देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/√2। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है सबसे पहले कि ये प्लस का है या माइनस का, बताइए। प्लस का है, हाँ जी। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का कहां कहां पे हो सकता है, तो सेकंड और फर्स्ट में। अब आपको दूसरा काम ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या, थर्ड को क्या बोलते हैं, और फोर्थ को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 2 पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं, या तो थीटा बोल देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम 2n पाई, मतलब ये 2n पाई की फॉर्म में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट को या तो हम पाई माइनस थीटा बोल देते हैं, या तो n पाई माइनस थीटा बोल देते हैं। थर्ड को पाई प्लस थीटा बोलते हैं, फोर्थ को 2 पाई माइनस थीटा बोलते हैं। एक जनरल आपको ये बता चुके हैं हम। वैसे हमने इसको पूरा आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बताया कि इसको किस तरीके से हमको निकालना होता है, तो आप पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, उसमें सब कुछ बता रखा है। हम खाली इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, तो एक तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है। तो आपको बस ये सोचना है 1/√2 कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 45 पे होता है एक तो। और दूसरा कहां पे हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब ये होता है, आपको जैसे निकालना है ना कि कहां कहां पे होगी इसकी जनरल वैल्यू, कहां कहां पे लाई करेगी, तो पहले तो आप वही लिख दो जो है वो। ठीक है, कहां पर होता है 45 पे, तो पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट में अगर आपको लेके जाना है तो आपको पाई माइनस ये वाला जो एंगल है ये लिख दीजिए, तो इसको थीटा बोला जाता है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा। तो एक्चुअल में इसके जो दो आंसर आएंगे, एक मिलेगा भाई पाई/4 थीटा की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, और दूसरा मिलेगा 4 एकम 4 माइनस 3 पाई/4। तो ठीक है, तो 3 पाई/4 जो हो गया वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दो इसकी जो होंगी वो क्या होंगी, जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगी। अगर सपोज करो आपसे बोल दिया जाता है यही क्वेश्चन की फाइंड द जनरल वैल्यू, है ना, आपसे बोल दिया जाता है फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो अब क्या करना है, अब आपको कुछ फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ती है। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हो, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी अगर आपके पास में कोई भी चीज आ जाती है, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, वो 0 के बराबर आ जाता है। साइन थीटा अगर 0 के बराबर होता है, थीटा उस केस में n पाई होता है। अब ये इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। साइन थीटा अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा 0 कहां कहां पे आ रहा है, जरा देखिए जरा कर्व इसका, ये होता है कर्व साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे पाई लिखा होता है, इसके पीछे माइनस का पाई लिखा होता है। ठीक है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है ना, 5 पाई होता है। तो अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा पूछा कि भाई ये जो कर्व है ये चलता जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा जो 0 है वो 0 कहां कहां पे दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक तो ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पे और ये वाले पे, इन पॉइंट्स पे आपको 0 दिख रहा है। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से अगर आप देख पाओ, तो पहला पॉइंट है 0, दूसरा पॉइंट है पाई, तीसरा है 2 पाई, फिर है 3 पाई, फिर है 4 पाई। तो क्या आप कोई रिलेशन निकाल पा रहे हो इसमें, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ये n पाई के जैसा है, और n कुछ भी हो सकता है, वहां पे कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, यानी इंटीजर हो सकता है। तो एक्चुअल में जनरल वैल्यू होती क्या है, जनरल वैल्यू एक तरह का जो मैं बोल सकता हूँ रिलेशन होता है एंगल के बीच का। तो एंगल के बीच का रिलेशन होता है जो कि n की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा ऐसी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है ना, थीटा के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि सारी वैल्यूज की डिफाइंड हो जाए कि कहां कहां पे, या लोकेट हो जाए कि वो कहां कहां पर है। तो थीटा जो होता है वो n पाई के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर cos थीटा 0 के बराबर है, तो थीटा जो होता है वो 2n + 1 पाई/2 के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है देखो जरा, जैसे मान लेते हैं cos थीटा 0 के बराबर है, cos थीटा क्या है 0 के बराबर है, तो इसका ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो उसका ग्राफ ऐसे होता है cos का। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पे माइनस का पाई/2 होता है गेस, है ना, और यहाँ पे प्लस का पाई/2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पाई होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 पाई/2 होता है, फिर यहाँ पे 2 पाई होता है, 5 पाई/2 होता है ना, 3 पाई होता है, फिर 7 पाई/2 होता है, 3 पाई होता है, 7 पाई/2 होता है, ऐसे पूरा का पूरा ये चलता है, 7 पाई/2 होता है, ये चलता है पूरा का पूरा। तो आपको जब भी मान लेते हैं cos थीटा का 0 के बराबर दे रखा है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू 2n + 1 पाई/2 के बराबर होती है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लेते हैं आपने मान लेते हैं यहाँ पे n की जगह पे 0 रखा,
जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूं cos जीरो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी 0 पे है, पाई बाय 2 पे है, 3 पाई बाय 2 पे है, 5 पाई बाय 2 पे है और 7 पाई बाय 2 पे है। क्या ये नंबर पे ये cos थीटा 0 दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये एंगल पे हमारे को cos थीटा 0 दिख रहा है ना। तो ये जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये एंगल को डिफाइन करता है ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन पाई बाय 2 दिख रहा है ना आपको, तो एन की जगह पे अगर मैं सपोज करो 0 डालता हूँ, एन की जगह पे 0 डालता हूँ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो थीटा सबसे पहले कहाँ पे इसमें 0 दिख सकता है? तो ये देखो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे सबसे पहला ये देखो ये 0 दिख रहा है। उसके बाद एन इज इक्वल टू अगर मैंने 1 डाल दिया, तो देखो ये और कहाँ पे 0 दिख सकता है? तो 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाय 2, तो ये बन जाता है 2 पाई 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 दिख जाता है, तो ये सेकंड वाले पे 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने मान लेते हैं 2 डाल दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 पाई बाय 2 है ना, तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। ये देखो हमने इस वाले पे आ जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर ऐसे निकलते रहते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, अगर डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, बता दीजिएगा। नहीं अगर कोई समझ में आ रहा है तो भी आप जरूर बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे tan थीटा अगर 0 के बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। ये वैल्यूज आपको मैं सीधा सीधा बोलूंगा, आप बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, तो अभी इतना टाइम तो है नहीं आपके पास में। आप क्या करिए, इसको एक तरह से याद भी रखिएगा कि साइन थीटा अगर 0 के बराबर हो, थीटा एन पाई के बराबर होता है। कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है, थीटा जो होता है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर होता है। tan थीटा अगर 0 के बराबर हो, थीटा जो होता है वो n पाई के बराबर होता है। अब जरूरी नहीं है कि साइन थीटा 0 ही आए, साइन थीटा 0 आना जरूरी थोड़ी ना होता है, हो सकता है कुछ और आ जाए। अगर मान लेते हैं साइन थीटा जो है वो 1/2 के बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, तो 1/2 साइन में कुछ डिग्री होगी, है ना, कुछ डिग्री की वैल्यू होगी, जैसे साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री, तो किसी ना किसी की वैल्यू होगी। जैसे साइन थीटा सपोज करो ऐसे दे रखा है, साइन थीटा बोला गया है कि 1/2 कहाँ पे होगा, वो जनरल वैल्यू लोकेट करके बताइए। तो 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको साइन थीटा को 1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा ना वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो कभी भी अगर मान लेते हैं आपको साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर गिवन है, साइन थीटा किसके बराबर है? साइन अल्फा के बराबर गिवन है। तो थीटा जो होता है उस केस में एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा के बराबर होता है। अल्फा इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, यानी अल्फा जो है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करना चाहिए अपना। ठीक है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा जो है माइनस 90 से आप छोटा नहीं ले सकते और प्लस 90 से आप क्या नहीं ले सकते, बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मान लेते हैं कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा अगर मान लेते हैं कॉस अल्फा के बराबर है, तो थीटा जो होता है उस केस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है। इसमें भी अल्फा की एक रेंज होती है डिफाइंड, अल्फा जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। एक्चुअल में इनको इसकी प्रिंसिपल रेंज बोला जाता है। प्रिंसिपल रेंज का मतलब ये होता है कि 0 से 180 डिग्री के बीच में, जहाँ पे जो कॉस होता है उसके एंगल डिफाइंड होते हैं, और इस पे इसका इनवर्स भी निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या निकाला जा सकता है? इनवर्स। इनवर्स पे अभी बात करेंगे बाद में। ठीक है, टेन थीटा जो होता है अगर वो टेन अल्फा के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर है, तो थीटा उस केस में जो होता है वो होता है एन पाई प्लस अल्फा के बराबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी अल्फा की रेंज गिवन होगी। अल्फा की रेंज जो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये होती है। तो आपको बस तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन इंटू अल्फा होता है। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर हो, थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है। टेन थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर हो तो थीटा जो होता है वो एन पाई प्लस अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूले के बाद में बस ये तीन फॉर्मूले याद रखने, 8, 9, 10 और 11। आप इसको चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 7 ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, आप वैसे स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हो, सबको लिख सकते हो, मतलब इनसे ये सारे के सारे बन जाएंगे, नीचे वाले सारे बन जाएंगे। तो आपको ऊपर की खाली पता होनी चाहिए बस ये वाले ना। जैसे 7 वाला क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाता है कभी, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाता है कभी, या टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाए कभी, टेन स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाए कभी, तो उस केस में जो इसके आंसर होते हैं तीनों के, तो तीनों के जो आंसर होते हैं थीटा की रेंज निकालनी है अगर मेरे को, तो थीटा जो होता है वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है। एन जो होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर मतलब आई या जेड से डिनोट करते हैं हम उसको, तो इस चीज को फॉलो करता है। अब बाकी के जो नीचे है साइन थीटा अगर 1 हो तो थीटा बराबर 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। इसके चाहो तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता हूं मैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो 1 से लेके 7 तक हैं बस। तो आप 1 से लेके 7 तक फॉर्मूले याद रखिएगा, नीचे वाले सारे खुद बन जाएंगे आपसे। वो कैसे बनेंगे वो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। यहां तक का आपको क्लियर है, पहले बताइए, क्लियर है पक्का। चलिए अब हम इसको ना थोड़ा सा मतलब और आपको मतलब थोड़ा सा और बताते हैं और थोड़ी सी चीजें और समझाते हैं, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो आपको लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। तो जैसे कभी आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि, तो देखिए जैसे हम अभी करने क्या वाले हैं, करने ये वाले हैं कि हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन करवा के उसको थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी होगी उसको इंप्रूव करेंगे, और प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको पूरा तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 sin थीटा माइनस 1, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आपसे बोला गया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकाल के बता दीजिए क्या आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जो फंक्शन जो दे रखा है वो है 2 sin थीटा, या इक्वेशन जो दे रखी है वो है 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी निकालनी है आपको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअल में दो निकलती है, याद रखिएगा। तो अगर 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब 1/2 देखो वो दो जगह पे हो सकता है, एक तो पहले वाले पे, एक दूसरे वाले पे। पहले वाले को तो थीटा ही बोलते हैं, दूसरे वाले को पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो पहले वाले को थीटा बोलते हैं, तो आपको ये सोचना है कि sin थीटा में ये 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 6। क्या बात सही है? अच्छा, दूसरा जो पाई माइनस थीटा है वहां पे भी ये 1/2 होगा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 और कर दीजिए। तो थीटा के दो आंसर हो गए, एक तो पाई बाय 6 और एक 5 पाई बाय 6। ठीक है, 5 पाई बाय 6। तो ये दो टोटल आंसर इसके प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। तो ये कैसी वैल्यूज है आपकी? प्रिंसिपल। तो अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यूज जो होंगी भाई, वो एक तो होंगी पाई बाय 6, दूसरी होगी 5 पाई बाय 6। लेकिन जनरल वैल्यू क्या होती है? जनरल वैल्यू होती है एक तरह का फॉर्मूला। तो कभी भी आपको इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है तो आपको ये सोचना है कि साइन थीटा क्या दे रखा है भाई? 1/2। 1/2 दे रखा है, तो 1/2 आप ये सोचो कि साइन थीटा में कितने डिग्री पे आता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, या ऐसे समझिएगा स्मॉलेस्ट एंगल के बीच में। ठीक है, तो ये होता है माइनस का पाई बाय 2, ये होता है प्लस का पाई बाय 2। इसके बीच में कहां पे 1/2 आएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1/2 आएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 आएगा, तो कौन से एंगल पे आएगा? तो आप बोलेंगे सर पाई बाय 6 पे आएगा, 5 पाई बाय 6 पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रेंज से बाहर निकल गया। तो याद रखिएगा, इसमें कई बार क्या होता है कि कई सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि जो छोटा एंगल है वो ले लीजिए। ऐसा नहीं, मतलब आपको एंगल तो लेना है, एंगल उस तरीके से लेना है कि वो रेंज के अंदर आ जाए। ठीक है, तो रेंज के अंदर आ जाए तो आपको करना क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करना है? इसको लिख देना है साइन पाई बाय 6। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 लिख देना है। जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला। और इस केस में थीटा जो होता है वो होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा के बराबर होता है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा क्या है यहाँ पे। तो अल्फा कितना है? पाई बाय 6। तो थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो होगी एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू पाई बाय 6 के बराबर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये है इसकी क्या? जनरल वैल्यू। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, जनरल वैल्यू कैसे निकाल रहे हो। कभी भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो इस तरीके से आप अप्रोच करिएगा। मान लेते हैं इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, क्वेश्चन एक और चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने दे दिया, मान लेते हैं √2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने बोला कि इसकी जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे को इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले cos थीटा निकालना पड़ेगा। cos थीटा कितना है? 1/√2, है ना, 1/√2 है। माइनस का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने तो आसान सा क्वेश्चन लिया है, आप चाहो तो इसमें कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो माइनस का भी 1/√2 लिख सकते हो आप। तो माइनस के 1/√2 में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। अब बात आती है cos थीटा है प्लस का 1/√2। तो प्लस का 1/√2 एक तो यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, तो दो जगह पे आता है। इसको हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा लिखते हैं, इसको 2 पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया cos थीटा जो है 1/√2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू एक तो होगी पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे 1/√2, और एक होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी
चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चौथे क्वाड्रेंट में 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो π/4 और 7 π/4 इसके 2 आंसर हो जाएंगे। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि मैं क्या कैसे कर रहा हूं इसको? मतलब जब भी आपको मान लेते हैं प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे चलना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में, और उसके हिसाब से आपको एंगल की वैल्यू लिखनी होती है। बस आपको ये सोचना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 जो आता है वो कितने पे आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/√2 अगर आपको निकालना है कितने पे आता है, तो बस 2π माइनस थीटा में इसको डाल दो, थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आया है वो डाल दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी? प्रिंसिपल वैल्यूज। अगर आपको जनरल वैल्यूज चाहिए होंगी तो जनरल के लिए आपको क्या करना है, आपको थीटा जो है, मतलब सबसे पहले तो इसको कंपेयर करना है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, तो इसको ऐसे लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। तो एक फॉर्मूला बनाएगा cos थीटा बराबर cos अल्फा का। इस केस में थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होती है। आप इस तरीके से याद रखिए जैसे मैंने याद रख रखा है इसको, है ना। तो थीटा जो होगा बच्चे वो होगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 के बराबर हो जाएगा। बस ये इतना सा आप इसको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका एकदम से दिमाग पूछेगा कि सर क्या हम इसमें और भी एंगल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, लेकिन वो रेंज के अंदर आने चाहिए। अगर रेंज के अंदर आएंगे तो आप ये देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आप वो ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर A, B, C या D जो भी आपको दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी एक दो चीजें होती हैं, एक दो चीजें क्या क्या होती हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मान लेते हैं, चलो मैं दे क्या देता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे ही रहा हूं आपको। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 देन द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n π/6, n π/2 प्लस माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n π/6 होगी, n पाई प्लस माइनस π/6 होगी, या 2n पाई प्लस माइनस π/6 होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपसे इसका आंसर निकल जाना चाहिए। इसमें आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए कि आपका आंसर क्या बनता है, ठीक है। तो एक आंसर आप अपने दिमाग में निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने सही करा है या गलत करा है या क्या करा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 1/4 के बराबर, ठीक है। 1/4 के बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन थीटा कितना होगा, तो क्या आपने 1/√2 निकाला? हाँ पक्का। और फिर आपने सॉल्व करके ऐसे तो नहीं करा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4 ऐसे ही करा? अच्छा, क्या 1/2 हो गया, √2 लिख दिया हमने, ठीक है। 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू π/6, क्या आपने ऐसे ही करा? क्या आपने ऐसे तो नहीं करा कि थीटा इज इक्वल टू होगा सर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, और ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा सर जी? ऐसे ही करा है आपने? अगर आपने ऐसे ही करा है तो आपका आंसर गलत है। ऑप्शन में दिखे भी या नहीं दिखे, देखो मैं आपको बताता हूं गलत क्यों है। क्योंकि जनरल वैल्यू हम निकाल रहे हैं थीटा की। एक्चुअल में जो नॉर्मल इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैंने नॉर्मल इक्वेशन में x² इज इक्वल टू 1/4 लिख रखा, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो प्लस माइनस 1/2 करके, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने x की दो वैल्यू निकाली है, एक तो प्लस का 1/2 एक माइनस का 1/2। लेकिन अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 लिख रखा है और मैं साइन स्क्वायर यहां से हटा के यहाँ पे लगाता हूं रूट, तो अगर मैं आंसर निकालूंगा थीटा की वैल्यू तो वो पॉसिबल चांसेस हैं कि उसके जो आंसर आएंगे वो गलत आएंगे। गलत क्यों आएंगे? क्योंकि जो जनरल वैल्यू होती है वो एक्चुअल में थीटा की होती है, ना कि साइन की। तो आपको करना क्या होता है, इस थीटा पे फोकस ज्यादा करना होता है, और स्क्वायर में आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे सर अगर ऐसे नहीं कर सकते? तो देखो ऐसा होता है कि कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखो, जैसे 1/4 दे रखा है ये, तो आपको करना क्या है, बस ये सोचना है कि 1/4 1 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर होता है ना। 1/4 1/2 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 का स्क्वायर होता है। तो आप करिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा को ये सोचिए ये कितना साइन π/6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? जैसे आप लिखोगे तो एक फॉर्मूला बनाएगा। फॉर्मूला क्या बनाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। कभी भी अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है तो उस केस में थीटा जो होता है वो होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि इसका आंसर बता दो इस वाले क्वेश्चन का, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा डायरेक्ट कि आप इनमें से या इनमें से बना लो आंसर, नहीं। इसका आंसर कैसे बनेगा? देखो इसका आंसर ऐसे बनेगा कि जो थीटा होगा इस केस में होगा n पाई
प्लस माइनस अल्फा यानी पाई बाय 6 के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको क्या चीज समझ में आ रही है? आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या कुछ भी दे रखा हो, टेन स्क्वायर दे रखा हो, थीटा इज इक्वल टू कुछ दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, उसका डायरेक्ट ऐसे ही स्क्वायर से रूट हटा के सीधा सीधा आपको मतलब स्क्वायर से रूट लगा के सीधा सीधा इसको सॉल्व नहीं कर देना है, ठीक है। तो जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व इस तरीके से करिएगा कि वो एक फॉर्मूला फॉर्म करे और वो फॉर्मूला जनरेट होने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चीजें क्लियर हुई हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सपोज करो 1/3, तो क्या मैं इसको टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिखूं या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर लिखूं? तो याद रखिएगा ये चीज ठीक है, ये जो हमने लिखी है ये ठीक लिखी है हमने। तो अगर आपसे पूछा जाता है थीटा क्या होगा, तो इसके लिए इसको आप क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर कितने डिग्री पे होता है ये, तो ये होता है 30 डिग्री पे, तो पाई बाय 6, तो थीटा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा इसका, ठीक है, पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हर बार सही आएगा और बिना मतलब आपको करेक्शन के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअल में प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू कैसे हम निकालते हैं उसको हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे आपको करवाने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी तक आपको नॉलेज मिली है, जितना भी ज्ञान है आपके पास में, सारा का सारा यूज करिए और इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं कि इफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो बताइए जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, यानी थीटा का व्यापक मान क्या होगा। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 होगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 होगा या n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 होगा। यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब इनमें से एक करेक्ट जो है वो आंसर है, आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड में आपको इसको बनाना है, ठीक है। 30 सेकंड में आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करके बना के बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए और जल्दी से आंसर बना दीजिए, वीडियो पॉज करके करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पॉज कर दी है और आपने एक ना एक आंसर निकाल के रखा है, ठीक है, लेकिन क्या आपका आंसर सही है अभी पता लग जाएगा। देखिए आपका आंसर सही है या गलत है उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये पूरा का पूरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 3। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का। नहीं पता तो हो सकता है आपने इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके इसको निकालने की कोशिश करी हो, है ना। उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इससे ही कटेगा तो ये 3 के बराबर है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। देखो आप अलग अलग तरीके से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमारे को आंसर वो चाहिए होता है जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा हो। जब भी आपको मतलब कोई एग्जाम में बैठो आप, तो आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंसर निकाल के बैठ गए अपनी तरफ से और आपने बोला कि ये जो आंसर है ये आंसर तो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहे, लेकिन मैंने सही करा है। तो हो सकता है आपने सही करा हो सकता है आपका आंसर सही भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन में हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर निकालने होते हैं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा अगर 3 के बराबर है, 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर √3 के होल स्क्वायर के बराबर है। √3 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बताइए जरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये होती है पाई बाय 3 की वैल्यू, यानी 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री पे होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर पाई बाय 3। अब ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा के जैसा लग रहा है, तो इस समय थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आप ना इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके जब आप निकालोगे ना, हर बार सही आंसर निकलेगा आपका। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इस टाइप के ना मैं बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, तो आप थोड़ा सा अपनी जो है ना जहां पे आप बैठे हो उस कुर्सी की पेटी को जो है वो कस लीजिए बिल्कुल बढ़िया से, और ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। अब लो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने आपको ये वाला दिया है। हमने आपसे बोला है कि इफ tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। स्टार्ट करिए। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। आपसे ये पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी या डी।
ठीक है, जल्दी इसको बनाइएगा। इसको देखो, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जो प्रिंसिपल जनरल वैल्यू का है ना, इसमें अभी लगेंगी क्लासेस, तो आप ये मान के चलिए कुछ टॉपिक अभी होगा, कुछ पार्ट थोड़ा सा और आगे होगा, कुछ पार्ट थोड़ा सा और आगे होगा, इस तरीके से चलेगा। क्योंकि अभी इसमें इंटरवल का केसेस भी आएंगे, जब आपको इंटरवल की वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है, तो वो भी आएगा। चलो स्टार्ट करें। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने एक ना एक आंसर इसका बनाया होगा, और आपने कुछ ना कुछ आंसर अपने दिमाग में रखा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसका आंसर नहीं मिला होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप कैसे समझिए, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक 1 अपॉन tan थीटा है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, यानी cot थीटा के बराबर है। क्या ये बात ठीक है? tan 2 थीटा किसके बराबर है? cot थीटा के बराबर है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? है ना? तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर, याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा हो जाए आपके पास में कि साइन एक्स बराबर दे रखा हो कॉस वाई के, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार। tan एक्स बराबर दे रखा हो, tan एक्स बराबर दे रखा हो कॉट वाई के, या sec एक्स बराबर दे रखा हो cosec वाई के, ठीक है, cosec वाई के। तो कभी भी अगर ऐसा दे रखा होगा तो याद रखिएगा इन तीनों केसेस में, ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों केसेस में क्या होता है, x प्लस वाई जो होता है बच्चे, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मैं बार बार बच्चे बोल देता हूं, उससे थोड़ा सा हर्ट मत होइएगा, आदत है वो, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, तो x प्लस वाई कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब x प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर होता है, तो अगर tan 2 थीटा कॉट थीटा के बराबर है, या tan 2 थीटा अगर cot थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब इस केस में x प्लस वाई यानी 2 थीटा प्लस थीटा क्या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ सर होना तो चाहिए, लेकिन इसमें 90 डिग्री क्या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें हम? तो आप बोलेंगे सर ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं आप, ये तो गलत सा लग रहा है, डायरेक्ट तो नहीं लिखना चाहिए। तो होता क्या है कि 10 की फॉर्म में, आप ये सोचिएगा ये 10 की फॉर्म में आंसर निकल रहा है, तो 10 की फॉर्म में जो आंसर होता था वो क्या होता था? तो याद होगा आपको, n पाई प्लस अल्फा होता था, याद है ना? n पाई प्लस अल्फा होता था। तो आपको क्या करना है, n पाई प्लस 90 डिग्री लिखना है इसको, यानी सीधा 90 डिग्री नहीं लिखना। 90 डिग्री सीधा क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, हम प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी ना निकाल रहे हैं। तो जनरल वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, तो जनरल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाय 2 के। अब इसको क्या करो, इसको नीचे पहुंचा दो। नीचे जैसे ही पहुंचाओगे तो क्या आएगा इसका आंसर? तो आप बोलेंगे सर थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 3, मतलब पाई बाय 2 इंटू 3। तो इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर आ रहा है, पाई बाय 3 कॉमन आ रहा है। पाई बाय 3 कॉमन आया तो अंदर कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर n प्लस 1 बाय 2 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन के जैसा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए के जैसा लग रहा है। इस तरीके से जो है आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या पता होनी चाहिए? चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप बना लोगे, नहीं पता होंगी तो हो सकता है आप दिक्कत करो, आप ना बना पाओ। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, बहुत काम आती है। साइन एक्स अगर कॉस वाई के बराबर है, टेन एक्स अगर कॉट वाई के बराबर है, सेक एक्स अगर कॉसेक वाई के बराबर है, तो इस केस में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। प्रिंसिपल वैल्यू पे तो ये आंसर है। जनरल वैल्यू पे कुछ इस तरीके से आप लिखा करिए कि आप किसको कन्वर्ट कर रहे हो। tan को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाला लिखोगे, साइन को कन्वर्ट कर रहे हो तो n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा वाला लिखोगे, किसी और को कवर कर रहे हो तो उसका वाला लिखोगे, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से भी आपको आंसर ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? तो चलिए, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन है टीजीटी 2009 का रखा है, और याद रखिएगा कि कई बार आपको ना चीजें अपने दिमाग से भी करनी पड़ेंगी, तो चीजें ऐसा नहीं कि आपको रखी रखाई मिल जाएंगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इफ tan पाई बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू cot पाई बाय 2 cos थीटा के इक्वल है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? यानी आपको sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2n प्लस 2, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर आपसे पूछा है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो चलिए इसको देखो कैसे करेंगे आप। आपको गिवन क्या है? गिवन है भाई tan पाई बाय 2 sin थीटा किसके बराबर है? cot पाई बाय 2 cos थीटा के बराबर है। अगर ये केस होता है तो इस केस में मेरे को ये पता है कि पहला वाला एंगल और दूसरा वाला एंगल जोड़ के, यानी पाई बाय 2 sin थीटा प्लस पाई बाय 2 cos थीटा, दोनों की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है भाई n पाई प्लस पाई बाय 2 के बराबर होती है, हाँ या ना? सही है बात, n पाई प्लस अल्फा के बराबर होती है। तो एक काम करो, इसमें से पाई बाय 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया।
इसमें से भी पाई बाय 2 बाहर निकालो कॉमन, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें से क्योंकि पाई बाय 2 कॉमन निकाला है तो दो मतलब ऐसे जाएगा ना, ऊपर बाहर जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। आपको कॉमन लेना आता है ना सबको, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड, पाई बाय 2 से डिवाइड करा है मैंने, तो यहाँ पे तो है नहीं 2, तो ऊपर जाएगा, है ना, मतलब n पाई अपॉन पाई बाय 2, ये मतलब होता है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2n बनाएगा वो, ये मतलब होता है, ठीक है, इसलिए हमने 2n लिखा है वहां पे। तो जब भी कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं हम इससे। अब देखो ये वाला पाई बाय 2 तो हटा दिया हमने, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, 2n प्लस 1। तो देखो इतना इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना, अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है किसी तरीके का? नहीं, समझ में आ गया पक्का ना? चलो अच्छी बात है। अब देखो जरा, जैसे आपको ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस 1 cos x इज इक्वल टू 1 इज, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, या ये होगा या ये होगा। आपसे ये पूछा है कि कौन सा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो भाई अगर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो पहले तो इस इक्वेशन को तरीके से बनाइए, यानी या तो साइन की कॉस में, साइन की फॉर्म में, या तो कॉस की फॉर्म में। तो जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए, आप इसको वीडियो को पॉज करिए कैसे आप करना चाहेंगे, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन आपको दे रखी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब sin x प्लस कॉस एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो कभी भी अगर ऐसा दे रखा हो तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है कि भैया इसके बगल में 1 माना जाता है, 1 माना जाता है तो इसको √2 से डिवाइड करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, सही है ना, sin x हो जाएगा, √2 से डिवाइड करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या बात ठीक है? अब ये हर बार जो है फॉर्मूला बनाता है, किसका फॉर्मूला बनाएगा, तो ये बनाएगा sin x प्लस वाई या sin x cos। तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें। अब देखिए जैसे मैं मान लेते हैं इस पूरे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं इसको साइन का फॉर्मूला बनाऊं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2, 1 बाय √2 को हम लिख सकते हैं मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना उसका फॉर्मूला, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स, और 1 बाय √2 को लिख लेते हैं कॉस कितने पे आता है 45 पे, तो पाई बाय 4 है ना, प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 जो होता है ये होता है 1 बाय √2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बन गया, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, यानी पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा √2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नीचे पहुंचा दो तो कुछ ऐसे है 1/√2 है ये, है ना, तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स किसके बराबर है भाई, 1 बाय √2 के बराबर है, 1 बाय √2 के बराबर है। अब ये बताइए साइन में 1 बाय √2 कितने पे आता है, तो आप बोलेंगे सर साइन में जो 1 बाय √2 आता है 45 पे आता है, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स साइन पाई बाय 4 के बराबर हो गया सर जी, है ना, साइन पाई बाय 4 के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के जैसा लग रहा है ना, अगर ऐसा लग रहा है तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो क्या करो, थीटा यानी पाई बाय 4 प्लस एक्स इसको बराबर रख दो n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n, और अल्फा, अल्फा यानी पाई बाय 4 के बराबर रख दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n पाई बाय 4, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का पाई बाय 4, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो अगर आपने भी सी बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो देखिए कि क्या आपको, यदि tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा प्लस में दे रखा है इक्वल है 1 के, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, n पाई प्लस पाई बाय 4 होगी, n पाई प्लस पाई बाय 2 होगी, n पाई प्लस 1 बाय 4 पाई बाय 3 होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 30 सेकंड का आपके पास में टाइम है, आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करिए, और मैं अगर इसको करूंगा तो कैसे करूंगा वो भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक आंसर निकाल लिया होगा इसको सॉल्व करके, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। क्या होता है कि अगर आपको जैसे मान लेते हैं tan थीटा दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, tan 2 थीटा दे रखा है ना, उसके बाद प्लस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा दे रखा है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ऐसा ना मैं एक एक्सप्रेशन आपको बताता हूं कि सपोज करिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सपोज क्या करिए आपने पढ़ा होगा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो वो होता है tan x प्लस tan y, है ना, tan x प्लस tan y अपॉन tan y सॉरी अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ा है। मान के चलिए x प्लस वाई जो है वो 45 है, 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री। तो अगर x प्लस वाई 45 डिग्री होता है, याद रखिएगा उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि ये जो फॉर्मूला है
ये यहाँ पे 1 आ जाता है, इस साइड पे 1 आ जाता है, तो ये बनता है 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, 10x 10y। और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये इधर चले जाएगा, इधर जैसे जाएगा इधर जाके ये कुछ ऐसे बनाएगा, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। इधर जाके ये कुछ ऐसा बनाएगा कि, ठीक है, तो इधर जैसे इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x 10y, 10x 10y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 10x प्लस 10y के, 10x प्लस 10y के, ठीक है, 10y के इक्वल हो जाएगा। इनको उठा के इधर लेके चले जाइए, इधर जैसे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 10y प्लस 10x 10y, 10x 10y। तो याद रखिएगा क्या एक चीज आपको बताई जा रही है कि अगर x और y को जोड़ के 45 आता है तो उस केस में 10x प्लस 10y प्लस 10x इंटू 10y की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। उस केस में क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा तो याद रखिएगा कि x और y का जो जोड़ होगा यानी एंगल का जो जोड़ करके आएगा वो 45 डिग्री आएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो ये शॉर्ट ट्रिक की तरह बता रहे हो, हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे इसको। बहुत आसान है, देखो ऐसे करेंगे, फिर आप इसको ऐसे करिए। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं कि x प्लस वाई मतलब 2 थीटा और थीटा को मिला के मैं 45 डिग्री डाल दूंगा, यानी n पाई प्लस पाई बाय 4 में डाल सकता हूं। तो मेरा आंसर डायरेक्ट बनेगा, मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, n पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहां से 3 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, है ना। और फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कैसे ना कैसे करके आंसर उसका पाई बाय 4 नहीं पाई बाय 12 आएगा, पाई बाय 12, है ना। और मैं कैसे ना कैसे करके इसका आंसर निकाल दूंगा। कैसे, क्या, मैं इसमें से पाई बाय 3 कॉमन निकाल लूंगा, है ना। तो ये n प्लस पाई बाय 4, पाई बाय नहीं 1 बाय 4 और पाई बाय 3, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। अगर मेरे को रिजल्ट याद है तो मैं सीधा ये वाले मतलब जो है वो ये वाले तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। लेकिन अगर मेरे को रिजल्ट याद नहीं है सपोज करिए, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा ऐसे लिखूंगा, प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा ऐसे लिखूंगा, tan 2 थीटा ऐसे लिखूंगा, इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको उठा के इधर पहुंचाऊंगा, इसको उठा के इधर पहुंचाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा बन जाएगा। क्या ये बात सही है? इतना कोई डाउट है आपको? मतलब समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब इसको उठा के नीचे ले जा लीजिए, इसको उठा के नीचे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा tan थीटा tan 2 थीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 के बराबर। 1 के बराबर होगी तो ये देखो ध्यान से एक फॉर्मूला बन रहा है tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y। तो ये हो गया tan 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी 1 मतलब tan पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। अगर ऐसा है तो ये मतलब 3 थीटा मतलब 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 होगा। n पाई प्लस पाई बाय 4 होगा तो आपको ये देखो ये जो रिजल्ट मिला उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ऐसे छापना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसको इतना लंबा भी कर सकते हो आप, मतलब पहले पूरा का पूरा बनाओगे उसके बाद यहां तक पहुंचोगे उसके बाद ये पूरा निकाल के निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपके कम से कम इतनी लाइंस तो बच जाएंगी आपकी। इतनी लाइंस जैसी बची आपकी, मतलब आपकी 4 लाइन बच रही है एक तरह से देखा जाए तो 4 लाइन बचेगी आपकी, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, है ना। तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपको tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा प्लस मतलब प्लस करके फिर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा या tan x tan y प्लस करके दे रखा हो tan x प्लस tan y प्लस tan x इंटू tan y दे रखा हो इक्वल टू 1 के, तो याद रखिएगा उस केस में x और y का जो सम होता है वो 90 डिग्री के 45 डिग्री के क्या होता है बराबर होता है। बस इस केस को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब ये वाले एंगल का सम जो होता है वो 45 होता है। अब आप बोलेंगे इसको हमने डायरेक्ट 45 क्यों नहीं लिखा सर, n पाई करके क्यों लिखा? क्योंकि हम जनरल नहीं निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, हम निकाल रहे हैं जनरल वैल्यू, ठीक है ना। तो जनरल वैल्यू के केस में हम सीधा पाई बाय 4 ऐसे नहीं डाल देते हैं, हमको क्या करना होता है n की फॉर्म में आंसर चाहिए होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखिए जरा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि ये जो इक्वेशन है उसमें जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा रूट 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो बताओ इसका आंसर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी। n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 पाई बाय 3 निकलेगी, n पाई निकलेगी,
एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन पाई बाय 6 निकलेगी या एन पाई बाय 2 निकलेगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक आंसर इसका बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको बिना किसी देरी के। देखिए आपको दे रखा है सॉल्यूशन, इसका स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, जीरो के। रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है जीरो के। तो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले तो सेक थीटा को टेन थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस रूट थ्री टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इक्वल टू किसके है, जीरो के। इन दोनों में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा, है ना, होल अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के। इसको इधर पहुंचा दो। इधर जैसे ही पहुंचाओगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक चमत्कार सा होगा। ये तो गया जीरो, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आ गया। रूट थ्री साइन थीटा किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। ठीक है, यहां तक जैसे आपने सॉल्व करा, देखो आपको दिख रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है इसमें से। साइन थीटा जैसे ही कॉमन आया तो मिलेगा साइन थीटा प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो साइन थीटा प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इसको जीरो के बराबर रख लो, और एक साइन थीटा प्लस रूट थ्री इसको जीरो के बराबर रख लो। तो यहां से एक वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है साइन थीटा बराबर माइनस का रूट थ्री विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो मिनिमम माइनस का वन हो सकता है। तो माइनस का रूट थ्री मतलब होता है माइनस का 1.7, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब साइन थीटा क्या मिल रहा है आपको, जीरो के बराबर मिल रहा है। साइन थीटा जीरो के बराबर कभी भी होता है, तो साइन थीटा अगर जीरो के बराबर होता है, थीटा की वैल्यू होती है एन पाई। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। इतना इजी होता है किसी भी क्वेश्चन को करना, अगर आप मतलब तरीके से करेंगे ना। देखो केवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है 2018 का, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बस आपका ये है कि आपका वो थोड़ा सा माइंडसेट देखना चाहते हैं, किस तरीके का माइंडसेट है आपका, कैसे आप अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। ठीक है, आप अप्रोच सही से करोगे, उनके तरीके से करोगे, तो लगभग आंसर बन जाएंगे आपसे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं बनेगा। उत्तराखंड की थोड़ी सी खास बात ये रही है, उत्तराखंड में हर बार जो होता है वो क्वेश्चन तो सही देते हैं, आंसर की में आंसर गलत देते हैं। तो बस हाँ, उसका थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है बस उत्तराखंड में, बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो इसका पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, जैसे आपसे बोला गया फाइंड। अब देखो इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मतलब जब भी आपसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो क्वेश्चन होंगे खाली इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसकी ना जनरल वैल्यू बता दो थीटा की। दूसरे टाइप में जनरल वैल्यू में आपको कुछ इंटरवल रेंज दे रखी होगी। और तीसरा इसमें क्या होता है कि कई बार इंटरवल रेंज के साथ साथ आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब आपने साइन थीटा या थीटा की वैल्यू निकाली, तो जैसे अभी आपके पास में ऐसी इक्वेशन थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो था, है ना। तो यहां से इसके हिसाब से तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और जनरल इक्वेशन में कुछ फर्क होता है। मतलब नॉर्मल इक्वेशन में एक फर्क होता है। नॉर्मल इक्वेशन जो होती है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने सपोज करिए ऐसे लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक तो प्लस का 2 आइटा होगा, एक माइनस का 2 आइटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे नॉर्मल सा ये वाली इक्वेशन पूछूं ना, तो इसके कितने भी आंसर हो सकते हैं। इसके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। मतलब इसमें आंसर एक्चुअल में हम साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकालते, इसमें आंसर निकालते हैं हम थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पावर पे आंसर डिपेंड नहीं करता कि डिग्री कितनी है। डिग्री कितनी भी हो, आंसर उसके बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उसके बेसिस पे आंसर निकलता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x दे रखा है, और बोला गया है कि ये इस इंटरवल 0 से 2 पाई के अंदर है। तो बताइए कि इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसमें से इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। अब इसको अगर सॉल्व करना है मेरे को कि इसके आंसर क्या होगा, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सॉल्यूशन ऐसा होगा कि tan x प्लस sec x इज इक्वल टू दे रखा है 2 cos x के। ठीक है, तो tan को sec को ना पहले cos में मतलब sin cos में कन्वर्ट कर लो। जैसे tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x। sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, है ना।
इज इक्वल टू 2 cos x बन रहा है। देखो इसका ना एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो sin x प्लस 1 है ना, होल अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ, उठा के इधर लेकर आओगे तो sin x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2 cos x के, 2 cos x के स्क्वायर x के। ठीक है, मतलब इधर गया तो अब ये बन गई दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर ये बनी है तो जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x है, इन दोनों को उठा के इधर लेकर आओगे तो माइनस का sin x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताता हूं आपको, तो जैसे कभी भी ना इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है आपके पास में, तो आपको करना क्या होता है याद रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो सकती। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकती, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है तो इसमें ए बी सी निकाल के हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगा के हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, यानी इसके दो रूट्स निकालने पॉसिबल है, बट इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे वेरिएबल जो होते हैं वो ये होते हैं साइन और कॉस। तो वेरिएबल याद रखिएगा, अगर वेरिएबल डिफरेंट है, सपोज करिए यहाँ पे 2y स्क्वायर लिखा हुआ है ना, माइनस x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता उस केस में। तो इसको तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको सबसे पहले याद ये रखना है कि कभी भी अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी तो उसमें वेरिएबल जो होंगे ना वो सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे साइन लिखा हुआ तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, कॉस लिखा हुआ तो कॉस होनी चाहिए, या तो सबको साइन में कन्वर्ट करना चाहिए या तो सबको किसमें कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 cos को अगर मैं चाहूं तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ऐसे, माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, देखा माइनस का साइन एक्स हो गया, माइनस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0। देखो 2 माइनस 1 हो जाता है माइनस का 1 और प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो देखो आपको सारे वेरिएबल एक जैसे मिल गए। तो जैसे ये वेरिएबल है ना साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप कुछ मान लो थोड़ा सा अपने आसानी के लिए, तो y मान लिया अगर आपने, तो ये 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2y स्क्वायर प्लस का y है, तो इसको प्लस के y को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस का 2y माइनस का y है ना, प्लस का 2y माइनस का y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y में से y जाएगा तो प्लस का मिल जाएगा, 2 ही कम 2 होता है। इसको ब्रेक करा हमने, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 2y y प्लस 1 बचेगा, माइनस का 1 ले लो तो y प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो y की वैल्यू आ रही है एक तो 1/2 और एक y की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। ठीक है, 1/2 मतलब आई है साइन की वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाए तो साइन की वैल्यू 1/2 आई है ना, और साइन की ही वैल्यू माइनस 1 आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए 0 से 2 पाई के बीच में साइन जो होता है 1/2 कहां पे हो सकता है, ठीक है, साइन थीटा 1/2 कहां पे हो सकता है, तो आप बोलेंगे एक तो फर्स्ट वाले में प्लस का 1/2 हो सकता है, सेकंड वाले में प्लस का 1/2 हो सकता है। माइनस का 1 कहां पे हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहीं पे तो होगा माइनस का 1 है ना, तो यहाँ पे हो सकता है। टोटल कितनी वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, 3 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, 3 पॉसिबल वैल्यूज। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे निकाली मैंने, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे निकाली मैंने। देखो y इज इक्वल टू 1/2 आया है और y इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस का 1 आया है, तो y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर 1/2 आया है y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या थी, साइन x, ये था 1/2, और y की वैल्यू क्या थी, साइन x, ये था माइनस का 1। तो 0 से 360 के बीच में साइन नेगेटिव कहां पे होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन तो नेगेटिव बहुत जगह पे हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा उसका कर्व होता है, ठीक है, 0 से 180 तक ठीक चलता है, उसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव होता है 270 पे सबसे पहले, तो 270 को हम बोलते हैं 3π/2, क्या बोलते हैं, 3π/2। तो x की वैल्यू आ गई 3π/2 के बराबर। और अगर पूछा जाता है 1/2 पॉजिटिव का कहां पे होता है, तो आप बोलेंगे सर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री यानी π/6, और एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं π माइनस π/6, तो 5π/6 पे होता है। तो x की 3 वैल्यू आ रही है, एक तो π/6, एक 5π/6 और एक आ रही है 3π/2।
तो ये 3 वैल्यूज आ रही है, तो इसके टोटल 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्या ये छोटा हो सकता है? तो हर क्वेश्चन तो छोटा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जैसे ये काउंट करने वाला क्वेश्चन है ना, इसको छोटा नहीं कर सकते आप, लेकिन इसकी चीजें आप जो है वो आप थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं। मतलब ये सब जो चीजें मैंने बताई है ना, आप इसको चाहो तो 1-2 स्टेप खा सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको चीजें क्लियर होंगी तो आप खा भी पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, x जो है वो 0 से 3 पाई के बीच में है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sec x plus tan x is equals to √3 इज 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए, मैं देखता हूं कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। क्वेश्चन में दे रखा है sec x plus tan x किसके बराबर है भाई? √3 के बराबर है। √3 के बराबर है, sec x को लिख सकते हैं हम क्या लिखे भाई, 1/cos लिख लो, 1/cos लिख लो। tan x को लिख लो sin by cos, sin x cos x लिख लो। क्या दिक्कत है? नहीं ना। चलिए √3 के बराबर हो गया, एलसीएम लेके उधर पहुंचा दो cos को, तो ये हो जाएगा 1 + sin x इज इक्वल टू √3 cos x। देखो यहां तक तो सही चल रहा है, मामला अच्छा चल रहा है हमारा, है ना। तो यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। अब क्या करते हैं, सारे जो है ना साइन वालों को कॉस वालों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, √3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, 1 के, है ना। चलो √3 cos x माइनस sin x, कल एक तरह का हमने क्वेश्चन करवाया था, हमने ये बोला था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर साइन और कॉस में फंस जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक नंबर से डिवाइड करना है और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कोई डिग्री वैल्यू बना ले अपनी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको ना 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई हर बार करना ही है, हर बार जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे ना, हर बार यही करना। ठीक है, 2 से या √2 से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है हर बार, तो बहुत आसान होता है इसको करना। इंटीग्रेशन में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था, 1/sin x plus cos x का इंटीग्रेशन बता दो, तो भैया √2 से डिवाइड करना, √2 से मल्टीप्लाई करना, बस आपका आंसर बन जाएगा उसमें भी। ठीक है, √2 से जैसे डिवाइड करोगे, √2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इंटीग्रेशन भी करना इतना आसान हो जाता है उसका। तो जब भी आप करोगे ना, इंटीग्रेशन में आर.एस. अग्रवाल में पढ़ा होगा अपने वाला क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया 2 √3/2, बस ये सोचो साइन में कितने डिग्री पे आता है ना, 60 डिग्री पे। तो साइन 60 डिग्री हो गया, कॉस जो है वो x आ गया, माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन x आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ रहा है भाई, 1 के आ रहा है ना। अच्छा, इस 2 को नीचे पहुंचा दो, तो 2 को नीचे पहुंचा दिया तो साइन x cos y माइनस कॉस x साइन y, ये बन रहा है एक फॉर्मूला। पता है किस चीज का, बताइए। ये फॉर्मूला होता है साइन x माइनस y का। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास में साइन x cos y माइनस कॉस x साइन y आ जाए तो ये जाता है साइन x माइनस y का फॉर्मूला, यानी 60 माइनस x का फॉर्मूला हो जाता है। किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 60 को हम लिखते हैं π/3, है ना, π/3, और ये 1/2 के बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। तो 0 से 3 पाई में आप ये सोचिए 1/2 कहां कहां पे आ सकता है। तो इसके लिए इसको देखो ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो π/3 माइनस x इज इक्वल टू साइन π/3 माइनस x इज इक्वल टू, ऐसे लिखो। ये साइन कितने डिग्री पे होता है पहले तो बताओ, 1/2 कितने पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 पे होता है, 30 को मतलब π/6 लिखते हैं हम। सही है। अब sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा के जैसा लग रहा है, ये sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा के जैसा लग रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है उस केस में, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले का हम इसमें थोड़ा सा यूज करेंगे। तो ये कुछ x यानी π/3 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब π/6 के बराबर हो जाएगा। इसको उठा के इधर पहुंचा दो और माइनस को भी उधर ही पहुंचा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस का n पाई माइनस का माइनस 1 रेज़ टू पावर n π/6, और क्या बनेगा ये, प्लस का π/3, ऐसा कुछ बनेगा। भैया x की वैल्यू रखना शुरू करो और आंसर निकालना शुरू, n की वैल्यू रखना शुरू करो, आंसर निकालना शुरू करो। n इज इक्वल टू 0 रखो सबसे पहले, तो 0 रखोगे तो ये 0 मतलब ये 0 और इसकी पावर 0, तो ये बन गया माइनस का π/6 प्लस का π/3, तो x की वैल्यू आ गई है π/6। 0 से 3 पाई के बीच में आता है तो आता है, ये इसका आंसर हो सकता है। फिर n इज इक्वल टू 1 रखो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6, तो बनेगा माइनस पाई प्लस π/6 प्लस π/3। बताना जरा कितना आ रहा है, 3 आ गया नीचे, 6 आ गया नीचे, 6 आ गया नीचे, 6 कम 6 माइनस का 6 पाई
प्लस का पाई प्लस का 3 दूनी 6 2 पाई, तो ये तो इस मतलब नेगेटिव में आएगा शायद आंसर, माइनस का 6 पाई प्लस का पाई प्लस का 2 पाई, तो माइनस का 3 पाई, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है इसका। 2 रख के देख लेते हैं एक बार कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 2 रख कर भी आंसर नहीं आया तो हमारा सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर होगा। 2 रख कर आंसर आ गया तो हमारे एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कितने पॉसिबल इसके आंसर निकल सकते हैं। चलिए, है ना, तो हमने क्या करा इसमें, सबसे पहले तो ये रखा। अब देखो π/6 पहला आंसर हमारा निकल रहा है, 2 और रख लेते हैं बस। ठीक है, n = 2 रखते हैं, जरा इसको हटा दूं, चलेगा? देखो n = 2 रखते हैं। अब n = 2 रखेंगे तो x = हो जाएगा माइनस का 2 पाई, है ना, और माइनस ये माइनस का π/6 हो जाएगा, प्लस का π/3 हो जाएगा। अरे बाबा, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई इसका, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया, नहीं 12 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो दोबारा से नेगेटिव ही आ रहा है ना, तो माइनस में रखने पर ये आ रहा है 6 दूनी, ठीक है, माइनस का ही आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो रहा n = 2 पर। ठीक है, नॉट पॉसिबल। माइनस का रख के एक बार देख लेते हैं बस, अगर माइनस पे भी आंसर नहीं बना इसका तो हटा देंगे इसको। फिर n = -2 रखो, जरा माइनस का 1 भी रख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 रखेंगे तो ये बनेगा x = माइनस प्लस का 2 पाई, और माइनस का 2 पावर रखी तो ये हो गया माइनस का π/6। ठीक है, क्योंकि ये -1 की पावर -2 बनेगा तो ये प्लस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का π/6 तो ये प्लस का π/3 हो गया। इसका जरा देख लो, 6 आ गया नीचे, 6 दूनी 12 माइनस पाई प्लस 3 दूनी 6 2 पाई, तो ये 13 π/6 बन रहा है। 13 π/6 -2 रखने पर n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, याद रखिएगा अपना, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक कुछ भी वैल्यू। तो 13 π/6 इसके अंदर आ रही है भाई, इंटरवल के अंदर, तो 2 वैल्यूज तो अभी तक निकल रही है मेरे पास में। ठीक है, एक तो 13 π/6, एक π/6 निकल गई। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करो, n की वैल्यू -1 भी रख के देखो यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस पे अगर एक आंसर सेटिस्फाई करा तो पॉसिबल है कि एक से ज्यादा आंसर भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो n की वैल्यू अब मैं क्या कर रहा हूँ, -1 रख के देख रहा हूँ, n = -1, तो -1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, और इसको ना देखो उसी प्रोसेस में लिखते रहना जिस प्रोसेस में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर आप गड़बड़ी कर दोगे वरना। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का पाई हो जाएगी, -1 माइनस प्लस का π/6 हो जाएगी, और प्लस का π/3 हो जाएगी, प्लस का π/6 π/3। ठीक है, ये हो गई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया, 6 एकम 6, 6 पाई प्लस 2 पाई, 3 9 आ गया, ये तो है ना, 9 π/6 किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 π/2 आ रहा है भाई इसका आंसर, तो लाई करता है 300, हाँ करता तो है, 3 π/2 इसके बीच में, है ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में टोटल 3 वैल्यूज हमारे को दिख रही हैं जो सेटिस्फाई करती हुई हैं, 13 π/6 π/6 3 π/2। अब इसमें बस हमारे को ये चेक करना है कि जो इक्वेशन है उसको कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो 13 π/6 √3 की फॉर्म में आंसर लाना है, तो √3 तभी आता है जब 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, है ना, 10 में, है ना, तो तभी आ सकता है। तो इसका मतलब ये और ये तो सेटिस्फाई कर सकती है। 3 π/2 का मतलब होता है 270, है ना, 270 सेक में और 10 में दोनों मिलकर भी 6 मतलब √3 नहीं बना पाएगा। तो याद रखिएगा ये जो आंसर है ना, ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वेशन कह रहा हूं, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके 2 ही आंसर पॉसिबल है, एक तो 13 π/6 और एक π/6, बस ये 2 आंसर इस पे बनेगा, इसका आंसर। क्लियर है? तो इसको एक बार और देख लीजिएगा ताकि जो है आपके डाउट क्लियर हो जाए
ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं पे डाउट आए। तो करना का तरीका क्या होता है, आपको कन्वर्ट करनी होती है, कन्वर्ट करके आपको एक फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आपको n पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है और सॉल्यूशन इस तरीके से काउंट करने होते हैं। ये सॉल्यूशन काउंट करने का जो जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ाई कर देती हैं कई बार, क्योंकि गड़बड़ाहट इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार जैसे 3π/2 आया, आप उसको भी सॉल्यूशन में काउंट कर लेते हो, बट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता। तो सेटिस्फाई ही नहीं करता तो वो उसका आंसर ही नहीं हो सकता। क्लियर? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहां पे x जो है वो 0 से 180 के बीच में। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 30, 90, 150, 60, 120, 180, 0, 30, 150 या 45, 90 और 135। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि ठीक इसलिए लग रहा है इसमें आंसर है। ठीक है ना? तो इसको कैसे करेंगे, आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके बनाइए, एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा कि आपका ये आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स दे रखा है, प्लस का 3 sin x दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है ना, इक्वल टू 0। मैंने सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबको या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो सबको कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैं सबको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो। ठीक है, प्लस 3 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लो। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के। तो 2 माइनस 3 कितना होता है? ये वाले 2 में से ये वाला 3 माइनस कर लो, कितना हो जाता है? तो ये होता है माइनस के 1 के बराबर। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहां तक बन गया है हमारा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? माइनस का 3 साइन एक्स है ना, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। अब इसको करने के लिए देखो तरीका क्या होता है, जो साइन एक्स है ना, इसको एक नया वेरिएबल मान लो, ताकि थोड़ा सा ना चीजें आसान हो जाए, बस मेरे को देखने में आसानी लगे, मुझे ये बार बार साइन ना लिखना पड़े। तो साइन एक्स अगर मैं y के बराबर ले लेता हूँ तो ये बन गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। और ये दिखने में मतलब दिखने में भयानक नहीं लग रही, बस इसका ये मेरे को फायदा है, दिखने में इजी है। तो वही चीज देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी 2y स्क्वायर 3y प्लस 1 है ना, बस वो दिखने में आसान लग रही है, और जब चीज दिखने में आसान लगती है ना, वो हो जाती है फिर सॉल्व। तो 2y इसको 3y को ऐसे तोड़ देते हैं, 2y और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो, ये देखो क्या होगा अब। तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 1, इन दोनों में से पहले 2y कॉमन निकाल लो। 2y कॉमन निकालोगे तो ये मिलेगा y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकालो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया हमारे को मिला है y माइनस 1 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो y की एक तो वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है भाई यहाँ से 1/2। बस इतना काम करना है। y मतलब क्या था? sin x है ना, और y मतलब क्या था? sin x। चलिए बताइए, साइन थीटा 1 कितने पे होता है? 0 से 180 के बीच में। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे, हाँ या ना? लो जी, पहला आंसर आ गया 90। 1/2 कब होता है? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे, है ना। वैसे तो ऑप्शन में आंसर मिल गया है मेरे को, है ना, आपको तीसरा वाला एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। 90 और 30 ऑप्शन नंबर ए में है, दिख गए? तो ऑप्शन का भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरा एंगल 150 ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको बोला भी यही है, 0 से 120 के एंगल है, 180 के एंगल है, तो तीसरा एंगल 150 ही होगा। कैसे पता लगा 150 होगा? देखो, एक तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन, और एक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। इस वाले एंगल को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अगर मेरे को मतलब पता लगाना है कि साइन कहाँ कहाँ पे 1/2 होता है, तो एक तो 1/2 होता है भाई वो 30 डिग्री पे, है ना। दूसरा होगा 180 माइनस 30 पे, 180 माइनस 30 पे। तो 180 माइनस 30 मतलब कितना होता है? 150। तो 150 पे हो गई। तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं भी दिखता तो भी बना लोगे, ऑप्शन में दिख गया तो फिर इतनी मेहनत नहीं करोगे बनाने की, सीधा सीधा आंसर निकालो, आगे बढ़ जाओ, बस जिंदगी बढ़िया हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दें क्या इसी बात पे? चलिए ठीक है, आपका जोश जो है ना कम होता हुआ लग रहा है, बढ़ाओ इसको, हाँ बिल्कुल बढ़ाओ। चलो आ गया जोश, ठीक है। चलो देखो जरा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, जहां पे थीटा जो है माइनस पाई से पाई के बीच में। आपको बताना है कितने सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 0 निकलेगा, 3 निकलेगा भाई साहब। ठीक है, एक आंसर बनाइएगा, इसका सही आंसर बनाइएगा। अगर आपने सही आंसर बना दिया इसका, ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 दे रखा है,
मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं पहले तो, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करो, हाँ जी ऐसे, प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 में से 3 माइनस करिए तो माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा ये हुआ तो देखिए इसको मान लो y, cos थीटा को क्या मान लो y, ठीक है, मान लो से, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में काउंट करे थे। तो वाई स्क्वायर 3y को ब्रेक कर लो, एक काम करो 2y और y कर लो, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे को आना चाहिए, ऐसे ही ब्रेक करते हैं हम क्वाड्रेटिक में, है ना। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस y माइनस 2, है ना। तो y कॉमन ले लो पहले में से, तो y माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो y की दो वैल्यू आ सकती है, एक तो y माइनस 2 से और एक y माइनस 1 से। तो y की पहली वैल्यू आ रही है 2 और एक y की दूसरी वैल्यू आ रही है 1। चलो भाई y क्या था, y था cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो 2 आंसर आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो ये नहीं पॉसिबल है फिर, है ना। cos थीटा 1 होता है तो वो कहां कहां पे हो सकता है, तो आप याद रखिए cos थीटा 1 जो होता है एक तो 0 डिग्री पे होता है, एक होता है 360 डिग्री पे, और दोनों में से अगर ये रेंज के अंदर बात करूं तो रेंज के अंदर सिर्फ 0 डिग्री आ पाएगा। 360 तो है ही नहीं ना, 180 है वो, है ना। तो 360 पे तो नहीं आ पाएगा, तो 0 पे होता है या तो 360 पे होता है 1। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कितने सॉल्यूशन निकले इसके, तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ आज की क्लास में थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि ये चीजें क्या चल रही हैं, होता है कई बार, मतलब ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस जो होती हैं वो ऐसी लगती हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पढ़ना नहीं है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़िए, इस पे थोड़ा सा और फोकस करिएगा, आपसे बन जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं कि बनेंगी नहीं। तो अगर मान लेते हैं आपको फोकस करना ही है तो आपको 2 क्वेश्चन दे ही देते हैं इसी बात पे ना। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना। पहला है द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इफ, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन क्या आ सकते हैं, मतलब चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ये बताना है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, चलिए इसके बाद में tan स्क्वायर थीटा अगर इफ tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो तो बताओ थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन दोनों को आपको होमवर्क में करना है और आंसर इसका बताना है ऑप्शन में लिखकर, ठीक है। ऑप्शन में लिखोगे, ऑप्शन नहीं मतलब कमेंट में लिखकर, कमेंट में लिखोगे सही आंसर लिखिएगा आप, ठीक है। कोशिश ये करिएगा ये सही आंसर हो, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।